आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम में देखिए कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं और पहले हम सेलेस्टियल बॉडीज़ को ही देखते हैं कि कौन कौन से सेलेस्टियल बॉडीज़ किसी भी सोलर सिस्टम में पाई जाती हैं। और ये जो आपका सोलर सिस्टम होता है, इसमें जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो क्यों एक दूसरे से बाउंड होती हैं, तो उनके बीच एक फ़ोर्स लगता है, फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको कि हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। कि कोई भी दो अगर मास हैं तो उनके बीच एक फ़ोर्स लगता है, फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो, जिसको कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और यही जो ढेर सारे सोलर सिस्टम हैं, अगर ढेर सारे कई सारे अब नंबर ऑफ़ सोलर सिस्टम देखें तो वो एक तरह की गैलेक्सी बनाते हैं। और इनके जो सोलर सिस्टम में जो स्टार होते हैं वो भी एक पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व होते रहते हैं, पॉइंट के अबाउट ऑर्बिट करते रहते हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं गैलेक्टिक पॉइंट। और जो गैलेक्टिक पॉइंट हमारी जो गैलेक्सी है, जिसको कि हम लोग कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, अगर मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक पॉइंट की बात करें तो वो एक तरह का ब्लैक होल है। और ब्लैक होल जो है इसको एक नाम से जानते हैं, जिसका कि नाम अगर देखें तो वो है सैजिटेरियस ए स्टार। तो ये हो गई आपकी एक गैलेक्सी। ऐसे ही कई सारी जो गैलेक्सीज़ होती हैं, कई सारी गैलेक्सीज़ मिलकर एक तरह का यूनिवर्स बनाती हैं। अब अगर हिंदी में देखें तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब एक सौरमंडल है, ऐसे कई सारे जब सौरमंडल मिलते हैं तो वो एक तरह की आकाशगंगा बनाते हैं। और ऐसी कई सारी जब आकाशगंगाएँ मिलती हैं तो वो मिल करके एक ब्रह्मांड बनाती हैं। तो ये हो गया आपका हिंदी में हमने देखा। तो अब देख लेते हैं सोलर सिस्टम में कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, कौन कौन से आकाशीय पिंड हैं अगर हिंदी में कहें तो। आकाशीय पिंड की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर सबसे बड़े सेलेस्टियल बॉडी की बात करें तो वो है आपका स्टार। फिर इसके बाद प्लैनेट। तो प्लैनेट्स क्या हैं? प्लैनेट्स वो हैं जो किसी स्टार के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। और अगर प्लैनेट्स के अराउंड कोई ऑर्बिट करता है तो उसको बोलते हैं मून या फिर सैटेलाइट। और इसके बाद अगर हम देखें तो वो हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स, जो कि प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे कि हम देखें तो प्लूटो जो है, प्लूटो पहले जो 9 प्लैनेट्स हैं हमारे पास, उनमें से हटा करके इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। तो ड्वार्फ प्लैनेट में हम लोग 5 तरह के ड्वार्फ प्लैनेट्स देखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका एस्टेरॉयड ड्वार्फ प्लैनेट्स के बाद। फिर इसके बाद है मीटियोर्स, और यही मीटियोर्स जब अर्थ की सरफेस पर पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं मीटियोराइट्स। फिर उसके बाद लास्ट में है आपका जिसको बोलते हैं कमेट। और इसके भी लास्ट में अगर हम लोग देखें तो जो डस्ट पार्टिकल्स हो गए या आइस के पार्टिकल्स हो गए वो हो गए। अब इनको आप कहाँ पर देखेंगे? जैसे आप देखें जो सैटर्न प्लैनेट है, सैटर्न प्लैनेट के अराउंड एक रिंग बनी हुई है। वो रिंग जो है सैटर्न प्लैनेट के अराउंड रहती है। और इसमें आप देखें तो इसमें जो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डेब्रिस। तो डेब्रिस में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो आइस पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। तो ये हो गई सेलेस्टियल बॉडीज़, सबसे छोटे शेप की, साइज़ की। तो अब एक एक करके इनका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार जो होता है एक तरह से एनर्जी का सोर्स है। बेसिकली ये भी एनर्जी अपनी जनरेट करता है, और कैसे करता है तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू करता है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज़ होती हैं। हाइड्रोजन गैसेज़ जो होती हैं वो जुड़ करके न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हीलियम गैस बनाती हैं, और इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अब ये जो हीट एनर्जी या जो भी लाइट एनर्जी हो गई, यही पूरे सोलर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर अर्थ, तो अगर हम दिन के समय में देखें तो जो सन से डायरेक्ट लाइट अर्थ पर पहुंचती है, बेसिकली एटमॉस्फेयर के थ्रू आती है। इनमें से कई सारे जो रेज़ होती हैं वो पहले से ही एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। जैसे ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर जो हार्मफुल रेज़ हैं सन की, उसको एब्जॉर्ब कर ली थी, तो वो अपना एक अलग टॉपिक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो सन की लाइट है वो अर्थ पर पहुँचती है, दिन के समय में डायरेक्टली अर्थ पर पहुँचती है। फिर इसके बाद अगर हम रात में देखें तो यही जो सन की लाइट है वो मून से रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पर पहुँचती है। तो एक जो सन की एनर्जी है वही बार बार आपकी डिस्ट्रीब्यूट होकर डिफरेंट टाइप्स के प्लैनेट्स पर पहुंचती है। तो ये हो गया आपका स्टार। और इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लैनेट के बारे में। तो प्लैनेट क्या है? प्लैनेट एक तरह की बॉडी है। बॉडी किस तरह से बनी हुई है? मैटर से मिलकर के बनी हुई है, वो चाहे सॉलिड है या गैस के पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई है। देखिए गैसेस में कौन कौन सी गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और इन सभी गैसेस से मिल करके जो सेलेस्टियल बॉडीज़ बनती हैं उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स बनने के लिए भी, प्लैनेट्स होने के लिए भी 3 टाइप्स की कंडीशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। जिसमें कि पहली कंडीशंस ये है कि कोई भी प्लैनेट जो हो वो किसी एक स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर रहा हो। दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्लैनेट हो आपका, इसके पास इतनी इनफ ग्रेविटी हो जिसकी वजह से ये नियरली एक स्फेरिकल शेप में हो। फिर उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि इसका एक क्लियर नेबरहुड हो, मतलब एक क्लियर इसकी सराउंडिंग हो।
अब इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे अगर हमने पहला जो पॉइंट लिया कि एक स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर रहा हो, तो सिंपल सा है कि जो आपका अर्थ आप देखें तो अर्थ जो है सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दूसरी कंडीशन में ये है कि इसके पास इतनी खुद की ग्रेविटी हो जिसकी वजह से ये स्फेरिकल शेप में। देखिए ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से जो मैटर होता है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है किसी भी मास पार्टिकल्स के बीच में। तो जब भी एक स्पेसिफिक सा मैटर होगा, एक स्पेसिफिक सा मास होगा, तो उसकी वजह से जो एक बाउंडेशन होगा, जो भी मैटर होगा एक स्फेरिकल शेप का होगा। अगर इनफ ग्रेविटी नहीं है, किसी अदर सेलेस्टियल बॉडी की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका जो शेप होगा वो इरेगुलर सा शेप होगा। जैसे हम एस्ट्रॉइड को देखते हैं तो उसका शेप जो होता है वो इरेगुलर साइज़ का होता है, तो ये आपका प्लैनेट के कैटेगरी में नहीं आता। बट अगर आप अर्थ को देखें तो ये नियरली एक स्फीयर के शेप का है। इसकी अपनी एक इनफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से ये एक स्फीयर के शेप में होता है। फिर थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में ये है कि इसकी जो सराउंडिंग होनी चाहिए, सराउंडिंग में केवल इसी का डोमिनेशन होना चाहिए। जैसे अर्थ पर देखें तो अर्थ के काफ़ी दूर तक केवल अर्थ ही है, अदर कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है इसी के शेप या साइज़ की जो कि इसके इफ़ेक्ट को नेगलेक्ट करे। मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा एक एरिया में, एक रीजन में इसी का अपना एक डोमिनेशन होता है। तो अगर हम इसी को प्लूटो के बारे में देखें तो जो प्लूटो होता है आपका, प्लूटो जो है ये आपका सन के अराउंड ऑर्बिट तो करता है और इसकी अपनी एनफ ग्रेविटी भी होती है जिसके कारण ये स्फीयर के शेप में है। बट यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है कि इसका नेबरहुड जो होता है, इसकी सराउंडिंग होती है जो है वो क्लियर नहीं होती है पूरी तरह से, तो इसीलिए प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि प्लैनेट्स क्या हैं और आपका जो स्टार है वो क्या है। अब यहाँ पर हम लोग प्लैनेट्स में जो 8 टाइप के प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा बाद में। फिर इसके बाद अगर हम मून की बात करें या सैटेलाइट की बात करें, तो जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ किसी प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं उसको बोलते हैं मून या फिर सैटेलाइट। अब देखिए सैटेलाइट में भी आपका 2 तरह का है, एक तो वो जो कि नेचुरल सैटेलाइट और एक ये जो कि आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मतलब जो मैन मेड है। तो मैन मेड आपको देखने को मिलेगा अर्थ पर ही, बाकी जितने भी आपको सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगे अदर प्लैनेट्स पर वो सभी होंगे नेचुरल सैटेलाइट। तो इसको हम लोग सैटेलाइट के ही नाम से जानेंगे। फिर इसके बाद देख लेते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में। तो देखिए ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि प्लूटो एक तरह का प्लैनेट था, कभी माना जाता था, बट अब ये ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में है। तो ड्वार्फ प्लैनेट क्या है कि जिनको कि इन प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, बट इनका एक अपना ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से ये स्फेरिकल शेप में होते हैं, सन के अराउंड ही ये ऑर्बिट करते रहते हैं, बट इनका जो नेबरहुड होता है, जो उनकी सराउंडिंग होती है वो क्लियर नहीं होती, तो उनको बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब ड्वार्फ प्लैनेट्स का एक एग्जांपल में देखें तो ड्वार्फ प्लैनेट का पहला एग्जांपल आपका प्लूटो हो जाएगा, जिसको आई थिंक सभी जानते होंगे। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 तरह के हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और भी हैं बट यहाँ पर हमने केवल 5 के बारे में जानना है। तो 5 में है आपका पहला तो हो गया आपका प्लूटो। फिर उसके बाद दूसरा जो ड्वार्फ प्लैनेट है उसको बोलते हैं सीरीस। ये सीरीस कहाँ पर पाया जाता है, देखिए जो आपकी मार्स प्लैनेट है और उसके बाद जो जुपिटर प्लैनेट है, तो इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। बेसिकली इतने ज़्यादा एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं कि इनको एक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। और इसी बेल्ट में, एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही एक आपका ड्वार्फ प्लैनेट है जिसको कि नाम से जानते हैं सीरीस। फिर उसके बाद ये हो गए आपके 2 ड्वार्फ प्लैनेट्स। फिर इसके बाद जो आपके 3 ड्वार्फ प्लैनेट्स बचे उनका नाम है, एक का नाम है एरिस, एक का नाम है माकी, एक का नाम है हाउमिया। तो ये हो गए आपके 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। पहला हो गया आपका प्लूटो, फिर उसके बाद सीरीस, फिर एरिस, फिर हो गया आपका माके, फिर उसके बाद हाउमिया। तो ये हो गए आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स। फिर इसके बाद देख लेते हैं एस्टेरॉइड क्या हैं। तो देखिए एस्टेरॉइड्स वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड तो ऑर्बिट करती हैं, और बट इनका अपना एक इनफ ग्रेविटी नहीं होती जिसकी वजह से इनका शेप स्फेरिकल हो। इनका शेप आप देखेंगे तो एक इरेगुलर शेप का होता है। और हम बात करेंगे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सोलर सिस्टम में जो आपका मार्स है, जैसा कि हमने अभी पहले भी पढ़ा, मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, तो इसी बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं और एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं। इसी बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स हैं जिनका कि शेप जो होता है रेगुलर शेप का होता है और ये भी सन के अराउंड ही ऑर्बिट करते रहते हैं। तो ये हो गया एस्ट्रॉइड की कहानी। फिर इसके बाद चलते हैं मीटियोर्स की तरफ। देखिए मीटियोर्स क्या हैं। मीटियोर्स बेसिकली अगर हम इनके फॉर्मेशन की बात करें, ये बनते कैसे हैं, तो जो आपके एस्ट्रॉइड्स हो गए, जब ये कोलाइड करते हैं, 2 एस्ट्रॉइड्स मान लीजिए कोलाइड करते हैं, तो ये फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। और यही जो फ्रैगमेंट्स हैं जब अर्थ की तरफ पहुंचते हैं, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इसका भी अपना एक ग्रेविटी है अर्थ का, तो ये जो छोटे छोटे साइज़ के रॉक्स हैं जैसे कि आपका मीटियोर्स हो गए, इनको अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करता है तो ये
एटमॉस्फेयर से होकर के अर्थ पर पहुंच जाते हैं, जो उनको बोलते हैं मीटियोराइट्स। बाकी कई सारे जो मीटियोर्स हैं ये अर्थ की एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर होता है, तो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से जो मीटियोर्स होते हैं वो बर्न कर जाते हैं। बेसिकली किस लेयर में बर्न होते हैं, अगर इसकी हम बात करें तो ये होता है आपका मेसोस्फेयर। फिर उसके बाद जो बर्न नहीं हो पाते, बच जाते हैं, जो अर्थ की सरफेस तक पहुँचते हैं, उसको बोलते हैं मीटियोराइट्स। और जैसा कि आपने देखा कि एयर के रेजिस्टेंस की वजह से ये बर्न हो जाते हैं, तो उनको शूटिंग स्टार्स के भी नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जो हमारी लास्ट सेलेस्टियल बॉडी है, जिसको जानते हैं कॉमेट के नाम से। तो कॉमेट क्या है? कॉमेट को बेसिकली एक नाम से जानते हैं कि विजिटर्स हैं, ये सोलर सिस्टम के विजिटर्स हैं, विजिटर्स ऑफ सोलर सिस्टम। ये देखिए जैसे ही सन के करीब से गुज़रते हैं तो ये बने किससे होते हैं? ये बने होते हैं आपके आइस से और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही ये सन के अराउंड गुज़रते हैं तो इनके सन के अराउंड जाने की वजह से जो इनका आइस होता है ये वेपराइज हो जाता है और एक इनके पीछे एक टेल सी बन जाती है। तो जैसे ही आप अर्थ से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि एक पार्टिकल है जिसके पीछे टेल बनी हुई है, इसको कि हम लोग जानते हैं कमेट के नाम से। इसमें जो सबसे अब कमेट में देखिए एक सबसे फेमस कमेट है जिसको कि जानते हैं हेलीज़ कमेट के नाम से। ये आपका 75-76 सालों में केवल एक बार दिखता है। बेसिकली ये भी कहा जाता है कि ह्यूमन लाइफ में आप इसको 2 बार देख सकते हैं। तो ये होता है आपका हेलीज़ कमेट। तो यहाँ तक हमने देख लिया जो डिफरेंट टाइप्स की आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ थी उनके बारे में। पहली जो आपकी सबसे बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज़ हमने देखा आपका स्टार हो गया, फिर उसके बाद प्लैनेट जो कि स्टार के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, फिर उसके बाद मून्स जो कि प्लैनेट्स के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, फिर उसके बाद ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये भी आपका सन के ही अराउंड ऑर्बिट करते हैं, किसी स्टार के अराउंड ही ऑर्बिट करते हैं। फिर इसके बाद हो गया एस्टेरॉइड्स, ये भी स्टार के अराउंड ही ऑर्बिट करते हैं, लेकिन इनका एक ग्रेविटी नहीं होती जिसकी वजह से ये पूरी तरह से एक स्फेरिकल शेप में नहीं होते हैं। फिर उसके बाद मीटियोर्स हो गए या मीटियोराइट्स जो कि अर्थ पर पहुंचते हैं। फिर उसके बाद हो गए कॉमेट, और इसके बाद जो डस्ट पार्टिकल्स बचे या जो भी आइस पार्टिकल्स जो भी किसी एक प्लैनेट्स के अराउंड होते हैं। जैसे आप अगर सैटर्न प्लैनेट की बात करें तो सैटर्न प्लैनेट के अराउंड एक रिंग पाई जाती है, बेसिकली जो डेब्रिस होता है जिसमें डस्ट हैं और आइस पार्टिकल्स हैं, तो वो एक तरह की रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तक हो गई आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़। तो यही जो डिफरेंट आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये किसी भी एक सोलर सिस्टम में होती हैं, और ये एक तरह से एक बाउंडेड रीजन में होती हैं, और इसलिए होती हैं क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी की वजह से ये आपस में बनी रहती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और ऐसे ही डिफरेंट टाइप के आपके जो सोलर सिस्टम्स हैं वो मिल करके एक गैलेक्सी बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम में, हम अपने अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में जो स्टार है वो है सन, और इसके बाद अगर हम देखें सबसे नज़दीकी हमारा कोई स्टार है तो उसका नाम होता है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, या फिर इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं अल्फ़ा सेंटोरी। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि सबसे नज़दीकी स्टार कौन सा है। अगर हम सन को छोड़ दें तो सन के बाद का हमारा जो दूसरा सबसे नज़दीकी स्टार होगा वो क्या है, उसका नाम क्या है, तो वो होता है आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी या फिर अल्फ़ा सेंटोरी। फिर उसके बाद जो हमारी गैलेक्सी है वो होती है मिल्की वे गैलेक्सी। अब मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है, तो वो है हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और भी डिफरेंट टाइप्स की जो गैलेक्सीज़ हैं वो मिल करके एक यूनिवर्स बनाती हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, और ऐसे कई सारे डिफरेंट टाइप के सोलर सिस्टम्स हैं, ये एक पॉइंट के अबाउट ऑर्बिट करते रहते हैं, और उनका ऑर्बिटल पीरियड जो है काफ़ी ज़्यादा है, नियरली मिलियन ऑफ ईयर्स में ये एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट में देख लेते हैं जो आपके डिफरेंट टाइप्स के जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो आपके डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ सोलर सिस्टम में जो स्टार है वो है सन, फिर सन के बाद हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, जिसमें जो 9वां प्लैनेट आपका प्लूटो है उसको हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं 8 प्लैनेट्स के नाम। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला प्लैनेट है सन के पास का वो है मरकरी, फिर उसके बाद है वीनस, फिर उसके बाद है अर्थ, फिर मार्स, फिर हो गया आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर हो गया आपका यूरेनस, और लास्ट में नेपच्यून। अब यहाँ पर भी देखिए इनको 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहले देखिए जो आपके 4 प्लैनेट्स हैं, जो आपका हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको कहा जाता है इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और बाकी जो आगे के भी जो 2 प्लैनेट्स हैं जो कि सबसे नज़दीकी हैं सन के, उनको बोला जाता है इन्फीरियर प्लैनेट्स। फिर इसके बाद जो 4 प्लैनेट्स बचे आपके जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, इनको एक नाम से जानते हैं कि आउटर प्लैनेट्स हैं ये, या जोवियन प्लैनेट्स। और इनमें भी 2 कैटेगरी रख दी गई है। जो आपके दोनों प्लैनेट्स हैं जुपिटर और सैटर्न, इनको बोलते हैं गैस जायंट्स, और जो यूरेनस और नेपच्यून है इसको बोलते हैं आइस जायंट्स। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे अगर हम मरकरी की बात करें तो सबसे नज़दीक का प्लैनेट है मरकरी, और इसका एटमॉस्फेयर अपना होता है बट बहुत ही थिन होता है।
बेसिकली आप यहाँ पर देखें तो चारों इनर प्लैनेट्स हैं, इनके पास अपना एटमॉस्फेयर होता है, बट मरकरी के पास बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होता है, जिसकी वजह से ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं होता है, बल्कि वीनस आपका सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका वीनस। तो देखिए मरकरी के बारे में हमने देखा कि इसका सबसे अपना थिनेस्ट एटमॉस्फेयर होता है, सबसे नज़दीकी है और सबसे छोटा प्लैनेट है। फिर इसके बाद वीनस की बात करें हम, तो वीनस को अर्थ के सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो शेप और साइज़ है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा ही है। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये प्लैनेट है, बट इसको स्टार के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद ये जो इसका पॉइंट है दूसरा कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट, जैसा कि हमने पहले भी देखा। फिर इसके बाद चलते हैं अर्थ की तरफ, जहाँ पर कि लाइफ है, जहाँ पर ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं। इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी पाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें हम अगर मार्स के बारे में, तो मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं जुपिटर की तरफ। देखिए जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। और इसके बाद चलते हैं सैटर्न की तरफ। तो अगर हम सैटर्न की बात करें, तो सबसे कम डेंसिटी वाला अगर कोई प्लैनेट है तो वो आपका है सैटर्न प्लैनेट, सोलर सिस्टम में सबसे कम डेंसिटी वाला। और अगर सबसे ज़्यादा डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की होती है। फिर उसके बाद यूरेनस की बात करें, तो यूरेनस ग्रीन प्लैनेट के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मीथेन पाया जाता है। यूरेनस से देखिए सबसे पहला प्लैनेट था जो कि टेलीस्कोप के थ्रू डिस्कवर किया गया था। फिर इसके बाद देखते हैं नेपच्यून प्लैनेट। तो जो नेपच्यून प्लैनेट है, नेपच्यून प्लैनेट सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा सन से दूर है और सन की लाइट यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में पहुँचती है। इसकी वजह से यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, तो ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट है। फिर इसके बाद चलते हैं, इसका एक कैटेगराइजेशन देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन प्लैनेट है, मतलब साइज़ के बेसिस पर देख लेते हैं। तो साइज़ के बेसिस पर अगर आप देखें तो सबसे छोटे साइज़ से चलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें सबसे जो छोटा साइज़ का प्लैनेट है वो है मरकरी। फिर उसके बाद आप वीनस और अर्थ को ना रख के फिर मार्स को रख दीजिए। मरकरी, फिर मार्स हो गया, फिर वीनस, फिर अर्थ। फिर उसके बाद यहाँ से आप चलिए नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। तो ये हो जाएगा, इनके साइज़ के बेसिस पर इनको अरेंज कर दिया गया। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि सैटेलाइट के बेसिस पर कैसे है, मतलब सैटेलाइट किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। तो जैसे यहाँ पर देखें आप, मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ के पास अपना सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है, मून के नाम से जानते हैं हम उसको। और मार्स के भी पास भी, उसको भी मून ही कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्स के पास 2 मून्स हैं, एक मून है डेमोस, एक का नाम है फोबोस। फिर उसके बाद अगर हम जुपिटर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए जुपिटर और सैटर्न में हम देंगे तो यहाँ पर 2 तरह से हम देखते हैं जो भी सैटेलाइट हैं। एक तो वो जो कि कंफर्म किए जा चुके हैं, और एक वो जो कि प्रोविजनली कंफर्म, मतलब पूरी तरह से अभी उनको कंफर्म नहीं किया गया है। तो अगर बात करें जुपिटर और सैटर्न के जो कंफर्म सैटेलाइट्स हैं, तो उनका नंबर जो है सेम है। जुपिटर के पास भी 53 कंफर्म सैटेलाइट्स हैं और सैटर्न के पास भी 53 कंफर्म सैटेलाइट्स हैं। बट अगर हम बात करें प्रोविजनली कंफर्म्ड की, तो ये आपके सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा हैं, 29 हैं, और जुपिटर के पास 26 हैं। तो बेसिकली अगर आप नंबर में देखें, टोटल जो कि प्रोविजनली कंफर्म्ड हैं और जो कंफर्म्ड हैं, तो अगर आप सैटर्न का देखें तो सैटर्न के पास नियरली 82 नंबर्स में सैटेलाइट्स हैं और जुपिटर के पास 79। फिर इसके बाद अगर हम देखें यूरेनस के पास कितने सैटेलाइट हैं, तो यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट्स हैं, नेपच्यून के पास 4 सैटेलाइट्स हैं। तो अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट सैटर्न के पास, फिर उसके बाद जुपिटर के पास, फिर उसके बाद यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट, फिर उसके बाद नेपच्यून, फिर उसके बाद मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स, फिर उसके बाद अर्थ 1 सैटेलाइट, फिर उसके बाद आपका वीनस और मरकरी, दोनों के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं। तो ये हो गया अरेंजमेंट सैटेलाइट के बेसिस पर। फिर इसके बाद अगर हम टाइम पीरियड के बेसिस पर देखें कि किसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ऑर्बिट पूरा करने में, तो यहाँ पर आप देखें जैसे ही आप दूर चलते चले जाएंगे तो उनका जो टाइम पीरियड होगा वो बढ़ता जाएगा। और सबसे कम टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे नज़दीकी प्लैनेट है, वो काफ़ी कम टाइम में एक पूरा ऑर्बिट जो होता है पूरा कर लेता है। तो मरकरी की बात करें तो मरकरी सबसे कम टाइम में पूरा ऑर्बिट कर लेता है। वीनस जो है उससे ज़्यादा टाइम, फिर उसके बाद अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। नेपच्यून को ऑर्बिट पूरा करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और सबसे कम जो टाइम पीरियड होता है वो मरकरी का होता है। तो मरकरी का सबसे कम टाइम पीरियड, नेपच्यून का सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड। फिर इसके बाद यहाँ पर सैटेलाइट से ही रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा मार्स का जो सैटेलाइट है वो है फोबोस और डेमोस। और यहाँ पर देखिए जो आपका जुपिटर है, जुपिटर के पास एक सैटेलाइट है गैनीमेड नाम का, ये सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट है। फिर इसके बाद अगर हम सैटर्न के सैटेलाइट का एक नाम देखें तो वो होता है टाइटन।
और टाइटन बिल्कुल अर्थ के ही जैसा एक प्लैनेट है। यहाँ पर एक डेंस एटमॉस्फेयर है और इसमें लिक्विड भी पाया जाता है, इसमें नदियाँ भी हैं। लेकिन उन नदियों में अगर हम देखें क्या फ़्लो होता है, तो उन नदियों में ईथेन और मीथेन फ़्लो होता है, ना कि वाटर। तो टाइटन एक अर्थ जैसा प्लैनेट है, लेकिन अर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो नदियाँ हैं वो ईथेन और मीथेन की हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि गैनीमेड के बाद जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मून है वो है आपका टाइटन। और गैनीमेड की अगर हम बात करें तो जो गैनीमेड है आपका, ये आपके मरकरी जो प्लैनेट है उससे भी बड़ा है, तो काफ़ी बड़ा मून है गैनीमेड। तो यहाँ तक हो गया आपका जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ थी उनके बारे में हमने पढ़ा, जो भी डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ थी, जैसे स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, एस्ट्रॉयड है, कॉमेट है, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, मीटियोर्स हैं, मीटियोराइट्स हैं, और हमने डिफरेंट जो आपके प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी देखा, 8 प्लैनेट्स। और इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक को।